यस JRICSE क्लास 9 स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं जॉइंट स्टॉक कंपनी। बहुत ही इजी है। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप आप पढ़ चुके हो, उसके बाद ये जॉइंट स्टॉक कंपनी पढ़ोगे तो बड़ा मज़ा आने वाला है। ओ आई जस्ट फॉरगॉट, मेरे को तो इंग्लिश में भी बात करनी है। वाई इंग्लिश? बिकॉज ऑफ साउथ इंडियन स्टूडेंट्स। So dear South Indian students, welcome. I will be covering the entire course in English as well as Hindi so that you also can benefit. Now let's simply start to joint stock company. But before that, let me explain you the concept. ये joint stock company क्यों आया एग्जिस्टेंस में, क्या है इसका बेसिक फंडामेंटल्स। दोस्तों आपको याद होगा, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप, इसमें क्या होता है दोस्तों? व्हाट हैपेंस इज, इफ यू इनकर अ लॉस, द पर्सनल प्रॉपर्टीज of the sole proprietor or of all the partners can be used to pay off the debts of the company. Debts, कर्जा, लॉस होने से ही दोस्तों जितना भी लोन ले रखा है हमने, लोन क्यों लेते हैं? बिजनेस को बढ़ाने के लिए। अगर बिजनेस नहीं बढ़ा, हो गया लॉस होने का मतलब है भैया जो प्रॉफिट कमाने का सोच रहे थे, नो प्रॉफिट। इतना भी प्रॉफिट नहीं है कि लोन पर इंटरेस्ट भी दे सके। अब ये जितने लोग जिनसे हमने लोन लिया था, ये हमारे पीछे पड़ गए। द पीपल हु गिव अस लोन, दे वांट देयर मनी बैक। हाउ टू गिव देम देयर मनी? सेल द एसेट्स। Which assets? The assets which the business owns. आपके पास मोटरसाइकिल है, आपके पास गाड़ी है, उस गाड़ी में घूम रहे हो आप, वो गाड़ी का पैसा लोन का है, वो पैसा मैंने दिया था, वो गाड़ी मेरे को दे दो। सो ये है सिचुएशन। चलो भाई ठीक है, सेठ जी माफ़ करिएगा, मैं आपका कर्जा तो नहीं चुका पा रहा हूँ, बट इफ़ यू वांट यू कैन टेक माई कार। तो एक सेठ जी तो गाड़ी ले गए। इस प्रकार से सारे एसेट्स मैंने बेच दिया। दोस्तों लोन था 1 करोड़ रुपए का, एसेट्स बेचा मैंने 50 लाख रुपए का। कौन सा एसेट? बिजनेस के पास जो एसेट्स थे, मतलब जो ऑफिस में मेरे एसेट्स थे। अब क्योंकि 50 लाख बैलेंस है, अब इमेजिन करो कि लोग आपके घर पे आ जा रहे हैं और बोलते हैं मेरे को कोई मतलब नहीं है, आपने लॉस किया है, आपने लोन लिया है, मेरे को कोई मतलब नहीं है। आपने अपनी वाइफ को जो बर्थडे में जो ज्वेलरी प्रेजेंट किया था, जिस बर्थडे पार्टी में हम लोग सब कोई आए थे, हमें पता है कि आपकी वाइफ के पास वो ज्वेलरी है, उस ज्वेलरी का कीमत 50 लाख है, वो ज्वेलरी मेरे को दे दीजिए। सो क्या आप समझ पा रहे हो कि सोल प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में अगर हम बिजनेस लॉस करते हैं तो मेरी वाइफ का ज्वेलरी पर भी लोग आके मेरे को बोल सकते हैं, मेरे घर को भी बोल सकते हैं कि यू सेल योर हाउस, वी डोंट नो। सो ये एक ऐसा सिचुएशन है जहाँ पर बिजनेसमैन जो है वो रिस्क लेता है। जितने लोगों से उसने पैसे लिए थे, लेट्स से अगर लोन लिया था तो इंटरेस्ट 10 साल तक, सेठ जी पिछले 10 साल से मैं आपको ब्याज मतलब इंटरेस्ट टाइम पे दे रहा हूँ सेठ जी, आई एम गिविंग यू इंटरेस्ट फॉर लास्ट 10 years in time. You made so much money from me, सेठ जी, बट टुडे सिचुएशन ख़राब हुआ और आप ऐसा काम कर रहे हैं। सो दोस्तों सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में ऐसा होता है।
सो क्या कुछ ऐसा हम करें जहाँ पर मेरे पर्सनल एसेट्स तक कोई नहीं पहुँच पाए? कुछ ऐसा हम कर सकते हैं क्या जहाँ पर बिजनेस और मैं बिजनेस को चला रहा हूँ वो कुछ अलग अलग हो जाए? कुछ ऐसा सिस्टम हो जहाँ पर मेरा जो लायबिलिटी है, अगर बिजनेस का नुकसान हो गया तो अभी प्रोप्राइटरशिप में और पार्टनरशिप में मेरा जो लायबिलिटी है वो अनलिमिटेड लायबिलिटी है, कोई लिमिट नहीं है, क्योंकि जितना लॉस कराया भैया वो दे दो। तो मैं चाहता हूं कि मैं बिजनेस तो करूं बट ये अनलिमिटेड लायबिलिटी लिमिटेड बन जाए। अगर नुकसान 1 करोड़ का भी हो गया तो कोई मेरे घर तक ना पहुंचे, मेरा एक फिक्स्ड लिमिट बन जाए। तो उसी प्रकार से एक ऐसा सिस्टम लाया गया जहां पर बिजनेसमैन जो व्यापार कर रहे हैं वो काफ़ी सिक्योर्ड फील करते हैं, क्योंकि उनका लायबिलिटी लिमिटेड हो जाता है। ठीक है, सो किसको पकड़ेंगे? अगर जो लोन दे रखे हैं उनको किसी ना किसी को तो पकड़ना है, किसको पकड़ेंगे? सो ये सब बात अभी आपके मन में आ रही होगी। तो आइए ये चैप्टर स्टार्ट करते हैं, आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट समझा दिया है। अब ये यहाँ से जॉइंट स्टॉक पढ़ेंगे तो एकदम ईजी लगेगा आपको। जॉइंट स्टॉक कंपनीज वर इवॉल्व्ड टू ओवरकम। कोई भी चीज़ रातों रात नहीं बनती है, धीरे 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 प्रोग्रेस होता है कॉन्सेप्ट। सो जॉइंट स्टॉक कंपनीज, जॉइंट स्टॉक कंपनीज, ठीक है। जॉइंट का मतलब ही है कि हैज़ टू बी मोर देन वन, बहुत सारे चीज़ अलग अलग टुकड़े को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। स्टॉक, यहाँ स्टॉक को आप समझ लीजिए मनी। बहुत अलग अलग लोगों ने मिलकर पैसे जोड़े, इकट्ठा किए और मिलकर बनाया कंपनी। सर बहुत लोग मिलकर पैसे इकट्ठे करते हैं सर, उसे पार्टनरशिप कहते हैं। बिल्कुल सही कहा आपने, पार्टनरशिप आप पढ़ चुके हो। पार्टनरशिप का लिमिटेशन आपको जस्ट मैंने बताया। अब उस लिमिटेशन को हटाना है। लोग बहुत रहेंगे, काम करना है, बिजनेस करना है, ठीक है। पार्टनरशिप में और जॉइंट स्टॉक कंपनी में क्या फ़र्क है ये भी पढ़ेंगे आज। So joint stock companies were evolved to overcome the limitation of sole proprietorship and partnership। इसका मतलब एकदम क्लियर है, जो कमी वहाँ पर थी पार्टनरशिप में और सोल प्रोप्राइटरशिप में उसको हम हराएंगे, वी विल डिफीट देम, ठीक है। द मॉडर्न फैक्ट्री सिस्टम रिक्वायर्स ह्यूज फाइनेंशियल एंड मैनेजरियल रिसोर्सेज एंड इन्वॉल्व्स कंसिडरेबल रिस्क। बड़े बड़े फैक्ट्रीज खुल गए हैं आज के दिन में, आपको पता है एडिडास बोल लो या नाइकी बोल लो, एक फैक्ट्री, या चाइना में बड़े बड़े फैक्ट्री है और वो पूरे वर्ल्ड लेवल पे प्रोडक्शन कर रहे हैं। किस लेवल का रिसोर्स और किस लेवल का पैसा चाहिए। सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप प्रूव्ड इनअप्रोप्रिएट फॉर लार्ज स्केल ऑपरेशंस। लार्ज स्केल ऑपरेशंस का मतलब अभी जस्ट मैंने आपको समझाया। लार्ज स्केल, एक सेम टी शर्ट इंडिया में भी है, सेम टी शर्ट पाकिस्तान में भी मिल रहा है, सेम टी शर्ट बांग्लादेश में, अमेरिका में, न्यूयॉर्क में, एवरीवेयर। सो ये कैसे मुमकिन होता है? लार्ज स्केल ऑपरेशंस, ठीक है। सो लार्ज स्केल ऑपरेशंस में बहुत सारे पैसों का दरकार पड़ता है, बहुत पैसों का। तो सोल प्रोप्राइटरशिप एंड पार्टनरशिप में वो दम नहीं है कि इतना पैसा इकट्ठा करके इतना हाई लेवल का काम कर ले। तो सर इतना हाई लेवल का काम करेंगे तो हाई लेवल का रिस्क भी है, बिल्कुल है, हाई लेवल का रिस्क। तो इस हाई लेवल के रिस्क को काम करना है, और रिस्क किसी एक इंसान के माथे पे नहीं आ जाए या 2-5 इंसान के माथे पे नहीं आ जाए, तो रिस्क को हटाना है। रिस्क कैसे हटेगा? जॉइंट स्टॉक कंपनी बना के हटेगा, ठीक है। सो sole proprietorship and partnership proved inappropriate for large scale operations due to the unlimited liability and instability। unlimited liability का कॉन्सेप्ट मैंने आपको थोड़ी देर पहले समझाया है।
कि ये अनलिमिटेड लाइबिलिटी से आता है मन में डर। आई एम स्केर्ड टिल डेथ, ओ माई गॉड, इफ आई लूज मनी आई नीड टू पे, आई नीड टू इवन गिव माई ज्वेलरी, आई नीड टू इवन गिव माई लैंड, माई मोटर कार, एवरीथिंग। सो अनलिमिटेड लाइबिलिटी का खतरा है, और इसी से होता है इनस्टेबिलिटी। आप स्टेबल दिमाग में ही नहीं हो, आपको हर पल कहीं ना कहीं डर लगा हुआ है। देयरफॉर जॉइंट स्टॉक कंपनीज केम इनटू एग्जिस्टेंस। इसका मतलब ये है बिजनेस, धंधा चलते रहेगा जी। धंधे में आया खतरा, हम खतरे को हटाएंगे, धंधा को थोड़ी ना हटाएंगे। सो आई थिंक नाउ यू गेट इट, मीनिंग ऑफ जॉइंट स्टॉक कंपनी। अब यहाँ से थोड़ा सा स्पीड बढ़ाएंगे क्योंकि आपको बेसिक आइडिया मिल चुका है। अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। ओके, कंपनी मतलब क्या है? जॉइंट स्टॉक कंपनी, ठीक है। इज एन आर्टिफिशियल पर्सन। अभी मैंने जस्ट आपको कुछ देर पहले समझाया कि खतरा मेरे ऊपर आता है, मेरी वाइफ का ज्वेलरी मेरे को देना पड़ता है। अब अगर खतरा आया भी तो इस आर्टिफिशियल पर्सन के ऊपर आएगा। आर्टिफिशियल पर्सन, सर पर्सन, आई एम अ पर्सन, आई अंडरस्टैंड। आर्टिफिशियल पर्सन मतलब ओरिजिनल नहीं है, आर्टिफिशियल है। सर ये है या नहीं है? आर्टिफिशियल, नकली इंसान। नकली इंसान का जा गर्दन पकड़ ले, जा 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 जा, नकली इंसान से ले ज्वेलरी, जब बोले ए तेरा बीवी का ज्वेलरी दे। सो मैं तो बच गया ना भैया। अब अगर गर्दन पकड़ना है तो उस आर्टिफिशियल पर्सन का पकड़। सो देखो ये एक सिचुएशन बनाया गया। ये आर्टिफिशियल पर्सन आया तो आया कहाँ से? जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है वो तो मम्मी के पेट से पैदा होते हैं, 9 महीना लगता है भैया। ये आर्टिफिशियल पर्सन किसके पेट से पैदा हुआ? ये आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएट किया गया है बाय लॉ, कानून ने पैदा किया है। तो इसका माई बाप कौन है? कानून है, ठीक है जी। बेसिकली अगर पार्टनरशिप में या प्रोप्राइटरशिप में अगर मैं पैसे देने से इनकार करूं तो आप किसका हेल्प लेने जाओगे? आप कानून का हेल्प लेने जाओगे, लॉ का। सो लॉ अगर कुछ ऐसा सिचुएशन बना दे तो लॉ से भैया, लॉ बोलता है ये मेरा बेटा है, ये आर्टिफिशियल पर्सन मेरा बेटा है, इस मेरे बेटे को कोई छू के तो दिखाए, क्योंकि मैं इस बेटे को पावर दे रखा हूँ। तो बातों को समझना होगा। सो ये आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ। क्योंकि देखो दोस्तों, आप क्लास 9 में हो, फर्स्ट टाइम आप जॉइंट स्टॉक कंपनी के बारे में पढ़ रहे हो। ये जीवन भर आपको जॉइंट स्टॉक कंपनी के बेसिक फंडामेंटल्स अगर क्लियर ना हो तो आगे चल के बहुत दिक्कत होने वाला है। क्लास 9 में मेरे को पता बहुत सिंपल क्वेश्चंस आएंगे, बहुत 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 सिंपल क्वेश्चंस आएंगे। मार्क्स तो आपको रट के कुछ भी लिखने से मिल जाएगा, बट मैं आपको समझाना चाह रहा हूँ कॉन्सेप्ट्स। ये कॉन्सेप्ट लाइफ लॉन्ग काम में आने वाला है, लाइफ लॉन्ग। सो अगर थोड़ा सा स्लो चल रहा हूँ सो ये समझ के चलिए कि ये जीवन भर का नॉलेज है आपके लिए, ठीक है। सो अ कंपनी इज एन आर्टिफिशियल पर्सन क्रिएटेड बाय लॉ हैविंग अ सेपरेट लीगल एंटिटी। सेपरेट लीगल एंटिटी, इसका मतलब क्या है? एक एक वर्ड का मीनिंग है दोस्तों, वो एक अलग वजूद है उसका। ही इज एन आर्टिफिशियल पर्सन और उसके पास लीगल एंटिटी भी है, मतलब वो कानूनन ट्रांजैक्शन कर सकता है। जैसे अगर आप बोलते हो कि ये प्रॉपर्टी, ये स्कूटर मेरा है, कैसे पता चलता है मेरा है? क्योंकि आपने रजिस्ट्री कराया है। जब आपके पेपर्स, डॉक्यूमेंट्स आपके नाम पे है, जैसे स्कूल में आपके नाम पे आइडेंटिटी कार्ड है तो भी पता चलता है ना, बुक में आपने अपना नाम लिख दिया है। तो किताब में आपका नाम है तो पता चल जाता है कि ठीक है, दिस बुक बिलोंग्स टू यू। तो उसी प्रकार से ये स्कूटर आपका है, कैसे पता चलेगा? आपको गवर्नमेंट के पास जाके स्कूटर को रजिस्टर कराना पड़ता है, तो लीगल ट्रांजैक्शन कहते हैं इसे। सो इसी प्रकार से जो कंपनी है, जॉइंट स्टॉक कंपनी है, उसका एक नाम है और उसी नाम पे वो कुछ भी एसेट खरीद सकता है और बेच सकता है, लीगल एंटिटी है। विथ अ परपेचुअल सक्सेशन एंड अ कॉमन सील, जैसे एक इंसान का सिग्नेचर होता है तो कंपनी का सिग्नेचर इज अ कॉमन सील, ठीक है। परपेचुअल सक्सेशन मतलब भैया चलते रहेगा, कंपनी बंद नहीं होने वाला है, कंपनी मरेगा नहीं। कंपनी को पैदा किसने किया था? लॉ ने। तो कंपनी अगर मरेगा तो लॉ ही मार सकता है, और उस मारने वाले प्रोसेस को कहते हैं
वाइंडिंग अप, वाइंडिंग अप कहते हैं जब कंपनी बंद करनी हो तो उसका भी एक प्रोसीडियर है, ऐसे नहीं कि अचानक बंद कर दिया। सो मोर और लेस I think now things are clear. A company is an artificial person. Artificial person means a person who is not human, non-human person created by law. Law is the person who created the company. Law is the person. No, law is not the person. Law is law. Okay, fine. Thank you. You understood that. Having a separate legal entity. Who is having a separate legal entity? The company is having a separate legal entity with a perpetual succession and a common seal. Let's hurry up now. According to Professor Haney, joint stock company is a voluntary association of individuals for profit. Voluntary associations मतलब दिल का इच्छा से हम और आप मिलकर काम करेंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे दिमाग में यहाँ पर माथे पे बंदूक रख के आपने कहा यही चलो 2 लाख रुपया दो और साथ में काम करेंगे, ऐसा नहीं है। वॉलंटरी एसोसिएशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर प्रॉफिट्स having a capital divided into transferable shares. Capital divided into transferable shares. भैया देखो कैपिटल क्या है, किसी ने 1 लाख लगाया, किसी ने 5 लाख लगाया, किसी ने 15 लाख लगाया, किसी ने 20 लाख लगाया, किसी ने 50 लाख लगाया। तो जितने भी लोगों ने पैसे लगाए सबके पैसे को हमने जोड़ लिया और उसको ये कहते हैं कैपिटल। अब जो 50 लाख लगाया, लेट से हमने उसको टुकड़े टुकड़े कर दिए, उसको शेयर्स में कन्वर्ट कर दिया। 50 लाख वाले को हमने दिया 5 लाख शेयर्स, 1 2 3 4 5 5 लाख शेयर और एक शेयर का कीमत है 10 रुपया। तो ये हो गया 50 लाख का भैया तेरा हिसाब। तुमने 1 लाख रुपया दिया तो हम तुम्हें 1000 शेयर देते हैं 10 रुपया करके। नहीं सर गलत हो रहा है। ओके, इसका मतलब आप ध्यान दे रहे हो। हम आपको 10,000 शेयर देंगे 10 रुपया करके, तो आपका हिसाब हुआ 1 लाख रुपए का। ठीक है, सो यही है शेयर्स। द ओनरशिप ऑफ विच इज द कंडीशन ऑफ मेंबरशिप। ठीक है, तो यहां तक बात एकदम क्लियर है। इन द वर्ड्स ऑफ जस्टिस लिंडे, बाय अ कंपनी इज मेंट एन एसोसिएशन ऑफ मेनी पर्सनस। बहुत सारे लोग, जिसको जिसको आना है भैया आ जाओ। एक शेयर 10 रुपया का, एक शेयर 10 रुपया का, 10 रुपया का, 10 रुपया का, 10 रुपये का। मेरे को 10 शेयर दे दो, 1000 रुपया देना चाहता हूँ मैं। तो सर क्या 1000 रुपया में भी हम मेंबरशिप बना देंगे? बिल्कुल बिल्कुल, कोई दिक्कत नहीं है। मेरे को बहुत सारे लोगों से पैसा लेना है, बहुत सारे लोगों से। रिक्शा वाला भी मेरा पैसा शेयर दे सकता हूँ मैं। 1000 रुपया करके अगर करोड़ों रिक्शा वालों ने 1000 रुपया करके दिया, ये फंडा था धीरू भाई अंबानी का। रिलायंस का मैं बात कर रहा हूँ, धीरू भाई अंबानी। एक फिल्म आई है गुरु बोलकर, वो देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। ठीक है, सो रिक्शा वाला ठेला वाला भी 1000 रुपया दे और उस कंपनी का शेयर ले ले। सो मेनी पर्सन्स हु कॉन्ट्रीब्यूट मनी और मनीज वर्थ टू अ कॉमन स्टॉक एंड एम्प्लॉय इट फॉर सम कॉमन पर्पस। मनी और मनीज वर्थ तो आज के डेट में तो मनी पे ही काम हो रहा है, क्योंकि पहले का बात है। तो हो सकता है किसी ने मनी नहीं देकर गोल्ड दे दिया हो, तो गोल्ड का कन्वर्जन कर लिया। तो ठीक है, ये इतना टेंशन लेने का नहीं है सब बात पे। द कॉमन स्टॉक सो कॉन्ट्रीब्यूटेड इज डिनोटेड इन मनी। ठीक है जी, एंड इज द कैपिटल ऑफ द कंपनी। बहुत सारे लोगों ने जितने पैसे दिए, सबके पैसे को जोड़कर हम क्या बोलेंगे? एक ही बात बोलेंगे, इसे हम बोलेंगे कैपिटल। ठीक है, द पर्सन्स हु कंट्रीब्यूट इट और टू whom इट बिलोंग्स आर द मेंबर्स। तो ये कैपिटल जो है मेंबर्स का है। The portion of capital to which each member is entitled is called his share। जैसे मैंने बताया ना, इतना सारा पैसा आया, अब जितने इतना सा पैसा दिया उसमें, ठीक है भैया ये तुम्हारा शेयर, तुम्हारा हिस्सा। शेयर मीन्स तुम्हारा हिस्सा।
ठीक है भाई, बात को मेरे ख्याल से बहुत ज़्यादा समझाने का कुछ है नहीं, ये आप समझ चुके हो। शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल। अब देखो यहाँ ध्यान दीजिए, सोल प्रोप्राइटरशिप में तो भैया जो है मेरा है, पार्टनरशिप में हम लोग मिलकर डिसाइड करते थे कि मैं तुम्हारे साथ काम करूँगा या नहीं करूँगा। पार्टनरशिप में ईजिली ट्रांसफरेबल नहीं था, कि अलाउड ही नहीं करते थे। अगर हम लोग सबको ही अलाउ करेंगे तो भैया तुम अपना पार्टनरशिप का शेयर किसी और को दे सकते हो। देखो भैया मैं बीमार चल रहा हूँ, मैं अपने भतीजे को पार्टनर बनाना चाहता हूँ, तो अगर सारे पार्टनर्स अग्री करेंगे तो ही अलाउड है। अगर 2-4 पार्टनर बने, नहीं तुम्हारा भतीजा तो यार उसके साथ मन कैसे मिलेगा, बच्चा है वो। सो यहाँ पर जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो मेरे पास शेयर है, अगर मैं चाहूँ किसी को देना चाहता हूँ तो मैं आराम से दे सकता हूँ, इट इज़ ट्रांसफरेबल। मगर ऑल्दो द राइट टू ट्रांसफ़र देम इज़ ऑफन मोर और लेस रिस्ट्रिक्टेड। कुछ रूल्स होते हैं कि इतने साल तक नहीं ट्रांसफ़र कर सकते हो, ऐसे नहीं कर सकते हो, वैसे नहीं कर सकते हो, ये सब आप हायर क्लासेस में पढ़ोगे। तो फिलहाल के लिए आपने को ये समझना है कि शेयर्स आर ऑलवेज ट्रांसफरेबल बट विथ सर्टेन रिस्ट्रिक्शंस। चीफ जस्टिस मार्शल ऑफ द यूएसए हैज़ डिफाइंड अ जॉइंट स्टॉक कंपनी एज। देखो भाई, बड़े बड़े लोग हैं, बड़े बड़े लोगों का बड़ा बड़ा सोच होता है, तो बट मैं आपको जो समझाया हूँ, क्या आप समझ चुके हो यहाँ तक? अगर आप यहाँ तक समझ चुके हो तो आगे आपको कोई दिक्कत हो नहीं सकती है। तो जितना हम और आप मिलकर समझें, देखिए मार्शल साहब और हम और आप मिल के देखते हैं। सो मार्शल साहब के हिसाब से जॉइंट स्टॉक कंपनी है एन आर्टिफिशियल बीइंग, इनविजिबल। यस ऑफ कोर्स वी कैन नॉट टच द कंपनी बिकॉज वो ह्यूमन बीइंग है ही नहीं, ही इज़ एन आर्टिफिशियल बीइंग। देखो आर्टिफिशियल बीइंग बोल रहे हैं, आर्टिफिशियल ह्यूमन बीइंग नहीं बोल रहे हैं, क्योंकि ह्यूमन बीइंग तो आर्टिफिशियल हो ही नहीं सकता, इसीलिए आर्टिफिशियल बीइंग, ठीक है। इनविजिबल है, दिखता नहीं है भैया। इनटेंजिबल है, छू नहीं सकते हो। टेंजिबल मतलब मोबाइल फ़ोन टेंजिबल है, बट इसके अंदर का जो iOS सॉफ्टवेयर है वो इनटेंजिबल है, उसको मैं छू नहीं सकता हूँ। एंड एग्जिस्टिंग ओनली इन द आईज ऑफ लॉ, कानून के नज़र में है, कानून को दिखता है भैया, कानून का बेटा है, कानून को नज़र आता है। मैं क्या करूँ? जैसे भैया मेरे को भूत नज़र नहीं आते बट तुमको नज़र आता है, मैं क्या करूँ, मेरे को नहीं नज़र आते। तो आईज ऑफ द लॉ, सिर्फ कानून को दिखता है ये कंपनी। अब कानून को दिखता, हमको भी देखना पड़ेगा, मजबूरन है। मैं किससे काम कर रहा हूँ? कानून के साथ काम कर रहा हूँ। मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ? एबीसी कंपनी लिमिटेड के साथ काम कर रहा हूँ। क्या इसका वजूद है? देखो वैसे तो दिखता विकता नहीं है, बट इसका वजूद है, कानूनन वजूद है। कानून बोलता है हाँ हाँ ये है, अब कानून बोलता है तो है, मानना पड़ेगा। बीइंग अ मियर क्रिएचर ऑफ लॉ, कानून बोलता है तो है। It possesses only those properties which the charter of its creation confers upon it। भैया ये तो वो वाला बात हो गया भैया, 5-7 पंडित मिलकर मंत्र तंत्र देकर किसी को जिंदा कर रहे हैं, टम दाम दुम दाम। तो चार्टर ऑफ इट्स क्रिएशन, तो जिस समय हम क्रिएट कर रहे हैं कंपनी को, तो उस समय हम क्या बोलकर क्रिएट कर रहे हैं, क्या कानूनन है, क्या लॉ है, क्या रूल्स बना रहे हैं, तो वो सब माना जाएगा। ईदर एक्सप्रेसली और एज इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस। ठीक है जी, बनने के बाद क्या होता है वो अब हम पढ़ेंगे। इंसिडेंटल टू इट्स वेरी एग्जिस्टेंस, तो जैसे ही कंपनी का एग्जिस्टेंस आ गया तो उसके बाद उस कंपनी के पास क्या क्या फीचर्स होते हैं ये तो अपने को पता करना पड़ेगा ना। अभी तक तो हमने ये बताया कि भैया कानूनन है, कानूनन है, कानूनन है। ठीक है भैया, एक इंसान का बच्चा का 2 आँख होता है, 1 नाक होता है, ठीक है, इंसान का बच्चा का। अब कानून के बच्चे का क्या होता है ये तो पता करना पड़ेगा ना बाबा, तो चलो आओ पता करते हैं। Thus, a joint stock company is an incorporated association of persons। एसोसिएशन ऑफ पर्सन बहुत सारे लोग हैं, मगर ये इनकॉर्पोरेटेड है। इनकॉर्पोरेटेड मतलब कानून के पास गए, कानून को बोले भैया हम एक कंपनी बनाना चाहते हैं, तो कानून ने कहा तथास्तु। ठीक है, हैविंग अ सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, इसका मतलब क्या है, कानून हो गया बाप। अब कानून जब बाप है तो बाप के भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स आएंगे ना बच्चे पे, तो कानून बोला भैया मेरा बेटा है ये, तो सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है इसका। ठीक है,
परपेचुअल सक्सेशन, देखो तुम इंसान हो, तुम मर सकते हो, बट क्योंकि ये मेरा बेटा, ये मरेगा नहीं। एंड अ कॉमन सील, देखो भैया तुम लोग भले ही इसको जन्म दे रहे हो, बट जैसे ये जन्म ले लेगा उसके बाद ये किसी का सुनेगा नहीं जी। ये मत बोलना मैंने जन्म दिया है, मैंने जन्म दिया। तुम लोग इंसान लोग में होता होगा, इंसान लोग में माँ बाप अपने बच्चे को बोलता है तुम मेरे को आंख दिखाते हो, मैंने तुम्हें जन्म दिया है, होता है ना ऐसा। बट यहाँ पर भैया ये इंसान का बच्चा नहीं है, कानून का बच्चा, और कानून को आंख नहीं दिखा सकते हो, तो ठीक है, कानून को आंख मत दिखाना कभी। इट्स कैपिटल इज जनरली डिवाइडेड इनटू शेयर्स विच आर ट्रांसफरेबल सब्जेक्ट टू सर्टेन कंडीशंस। तो वही सेम टू सेम पॉइंट, सेम टू सेम वापस पढ़ रहे हैं हम लोग। देखो कोई दिक्कत नहीं है, एक बार समझ लो, अच्छे से समझ लो, ठीक है, यहां तक आप समझ चुके हो, वेरी गुड। Features of a joint stock company. The distinctive features of the company organization are as follows, ठीक है जी। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, तो ये बात तो हम बता चुके हैं क्योंकि ये कानून का बच्चा है। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस है, कानून कुछ बात हो, कुछ खरीदना हो, कुछ बेचना हो, तो ये अपने नाम पे खरीदता है, अपने नाम से बेचता है। परपेचुअल सक्सेशन, तुम मर जाओ बट ये नहीं मरेगा। लिमिटेड लाइबिलिटी, हाँ, अरे इसीलिए तो हमने बनाया है कंपनी, जॉइंट स्टॉक कंपनी बनाया है इसीलिए है कि ये जो लाइबिलिटी से डर लगता था, जो अनलिमिटेड हो जाता था, अब कोई चिंता नहीं है, अब जो लाइबिलिटी है वो लिमिटेड है। शेयर्स जो है वो ट्रांसफ़र कर सकते हैं। कॉमन सील है, ठीक है जी। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल, ये हम आपको जब रीड करेंगे डिटेल में तो आपको समझाएंगे। वॉलंटरी एसोसिएशन, ठीक है जी। और आर्टिफिशियल लीगल पर्सन, आर्टिफिशियल तो है ही, लीगल है ये और पर्सन है। स्टैट्यूटरी रेगुलेशन एंड कंट्रोल, स्टैट्यूटरी मतलब हो गया लॉ, भैया बोलते हैं ना पिताजी तो अपने बच्चे पे ध्यान रखेगा ही, ठीक है। सो ये है कुछ पॉइंट्स। अब मैं आपको ये बोलना चाहता हूँ कि मैंने अपलोड कर रखा है मेरे ही चैनल पे मेमोरी टेक्निक्स। मेमोरी टेक्निक्स को अगर आप पढ़ते हो, उस छोटा सा लेक्चर को देखते हो, तो ये जितने सारे पॉइंट्स हैं ना, इन पॉइंट्स को वो मेमोरी टेक्निक लगाओगे, ये तुरंत के तुरंत आपको ये 8-9 पॉइंट्स याद हो जाएंगे हमेशा के लिए। सो वो मेमोरी टेक्निक का लेक्चर ज़रूर देखिएगा। सो आइए पढ़ते हैं सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस को। सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस, a company has a distinct legal entity independent of its members। मेंबर का तो लीगल एंटिटी है ही, बट कंपनी का भी है। भाई तेरा है, मेरा भी है, तू पर्सन, मैं भी पर्सन, तू ओरिजिनल पर्सन, मैं आर्टिफिशियल पर्सन, तेरे को भी कानून ने पावर दिया, मेरे को भी दिया है। इट कैन ओन प्रॉपर्टी, मेक कॉन्ट्रैक्ट्स एंड फाइल सूट्स इन हिज ओन नेम। अरे केस भी कर सकता है, फाइल सूट्स मतलब किसी के ऊपर केस करना है, कर दिया। शेयर होल्डर्स आर नॉट द जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनी। अरे अरे ये क्या, यही इंपॉर्टेंट है मेरे भाई, यही इंपॉर्टेंट है। शेयर होल्डर्स आर नॉट जॉइंट ओनर्स ऑफ द कंपनीज प्रॉपर्टी। सर ये बड़ा विचित्र बात है। हम लोग 7-10 लोगों ने मिलकर पैसे दिए, कैपिटल दिया, प्रॉपर्टी खरीदा, कंपनी के नाम पे खरीदा। सर ठीक है, कंपनी के नाम पे खरीदा, अपनी बीवी के नाम पे नहीं खरीदा, कंपनी के नाम पे खरीदा। और आज ये कंपनी बोलता है कि सुनो ये प्रॉपर्टी मेरा है। अरे सर जन्म देता दाता हम है सर, हमने जन्म दिया इस कंपनी को, ठीक है, हमने इसके नाम पे प्रॉपर्टी रख दी और आज ये हमें पहचानता ही नहीं है। आज ये हमें पहचानने से इनकार कर रहा है, बोलता है भैया ये तुम शेयर होल्डर हो, वहीं तक रहो, तुम मेंबर हो मेरा, ठीक है मेंबर हो, बट तुम ओनर नहीं हो। यही तो मतलब है सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस का, मतलब ही तो यही है कि मेरा जो एग्जिस्टेंस है तुमसे सेपरेट है। ये जो प्रॉपर्टी जो कंपनी के नाम पे है, ये कंपनी और तुम, भले ही तुमने मेरे को जन्म दिया, बट अब तुम और हम अलग अलग है। ये अलग अलग समझना बहुत ज़रूरी है। देखो दोस्त, अगर अलग अलग नहीं होंगे तो फिर तो भैया कंपनी का नुकसान हुआ, तो हम और तुम तो एक ही हैं।
तो चलो अपने बीवी का ज्वेलरी दे दो। क्योंकि हम अलग अलग है तभी तो हम बोल पाएंगे ना। भैया लॉस कंपनी का हुआ है, जब कंपनी की बीवी का ज्वेलरी मांगो। अब कंपनी तो आर्टिफिशियल पर्सन है, कंपनी की तो कोई बीवी नहीं है, तो किसका ज्वेलरी मांगोगे। कल तक यही होता था, काम मैं कर रहा हूं तो आज मैंने नुकसान कर दिया तो आप मेरे घर तक पहुंच गए। बट अब से क्या होगा, अब सुनो भैया, भले ही काम मैं कर रहा हूं बट मैं तो कंपनी का मुलाजिम हूं जी, मैं तो कंपनी का नौकर हूं जी। कंपनी का नुकसान हो गया तो भैया कंपनी से बात करो, मेरे पास क्यों आ रहे हो। क्योंकि कंपनी का वजूद अलग और मेरा वजूद अलग। दिस इज कॉल्ड सेपरेट लीगल एग्जिस्टेंस। A shareholder cannot be held liable for the acts of the company। भले ही मेरा इसमें 50% का शेयर है, इस कंपनी का टोटल शेयर कैपिटल अगर 10 करोड़ का है, 5 करोड़ का मेरे पास शेयर्स है, मैं 5 करोड़ लगा रखा हूं, मैं कंट्रोल कर रहा हूं, मगर फिर भी कंपनी का वजूद अलग, मेरा वजूद अलग। हम दोनों को मिक्स नहीं कर सकते हैं। क्यों नहीं कर सकते? ये तो आंखों एकदम क्लियर क्लियर दिख रहा है। भैया दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, यही कानून है। ठीक है, तो जाओ कानून से लड़ाई करो, हमसे मत लड़ाई करो। देयर कैन बी कॉन्ट्रैक्ट्स बिटवीन अ कंपनी एंड इट्स मेंबर्स। अच्छा जी, अब देखो अलग अलग है ना, कंपनी अलग, भले ही मैं मेंबर हूं, मेरे साथ भी कंपनी का कॉन्ट्रैक्ट हो सकता है। कैसा कॉन्ट्रैक्ट? एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट। कंपनी ने मेरे को नौकर रखा है, कंपनी बोलता है भैया मेरा ये काम करो, तो मैं तुमको हर महीना 50,000 रुपया दूंगा। मैं कंपनी का काम कर रहा हूँ, कंपनी मेरे को सैलरी दे रहा है। पार्टनरशिप में क्या होता था, हम उसको ड्राइंग्स बोलते थे। जब हम कुछ निकाल रहे हैं तो हम कैपिटल से निकाल रहे हैं, उसका अलग फंडा था। यहाँ बोलता भैया हमारा तो कंपनी के साथ एम्प्लॉयमेंट का कॉन्ट्रैक्ट है। अ क्रेडिटर ऑफ द कंपनी इज नॉट क्रेडिटर ऑफ इट्स मेंबर्स। क्या बात है। अब क्रेडिटर जो है कंपनी का है, मैं माल कंपनी को दे रहा हूं, सप्लाई कंपनी को कर रहा हूं, ठीक है, तो उसी हिसाब से जो भी है कंपनी के साथ डीलिंग है। तुम मेंबर हो, तुम अलग हो, ठीक है। The separate legal entity of a company was recognized in the famous case of Salomon versus Salomon and Company Limited। ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग केस है, ये हमेशा हर लेवल पे ये केस बताया जाता है, और इस केस से एस्टैब्लिश हुआ था कि कंपनी और कंपनी का मेंबर अलग अलग है। द फैक्ट्स ऑफ द केस वर एज फॉलोज। देखो बड़ा इंटरेस्टिंग है, हालांकि मैंने आपको सब कुछ समझा रखा है तो आपको तुरंत समझ में आ जाएगा। Salomon formed a company which acquired his own shoe business। तो सालमन एक जूता का काम कर रहा था, जूता मैन्युफैक्चर करता था, बेचता था। तो सालमन सोल प्रोप्राइटरशिप में था, बट सालमन ने क्या अक्लमंदी की कि उस सोल प्रोप्राइटरशिप को कन्वर्ट कर दिया कंपनी फॉर्मेशन में। अब देखो कंपनी फॉर्म करते के साथ कैसे वो बचा। ही टुक all the shares except 6 shares which he distributed among his wife, daughter and 4 sons। कंपनी का लेट्स से जितना भी शेयर्स था सब ले लिया, मगर अकेला तो मेंबर नहीं हो सकता, और भी मेंबर्स चाहिए। तो एक शेयर बीवी को दे दिया, एक शेयर बेटी को दे दिया, और 4 शेयर अपने बच्चों को दे दिया। तो बीवी, बेटी और 4 बच्चे हो गए 6, सालेमन हो गया 7। तो कुल मिला के कंपनी के पास हो गए 7 मेंबर्स, ठीक है। तो कल तक जूता का व्यापारी था सालमन, बट आज उसका बिजनेस ट्रांसफ़र हो गया सालमन एंड कंपनी, ठीक है। तो अब एक बात बताओ, मैंने इंटरनल सेटलमेंट कर लिया, अपना बिजनेस को मैंने इंटरनली कुछ लीगैलिटी के साथ ट्रांसफ़र कर लिया, बट जितने भी लोगों के साथ मैं बिज़नेस कर रहा हूँ वो तो उस आर्टिफिशियल पर्सन को नहीं जानते हैं ना।
प्लीज़ समझिएगा इस बात को। वो तो सैलेमन को जानते हैं, तो वो सारा काम सैलेमन के साथ कर रहे हैं, बट सैलेमन जो बिल फाड़ फाड़ के दे रहा है उसमें लिख रहा है सैलेमन एंड कंपनी, सैलेमन एंड कंपनी, ठीक है। तो कहीं ना कहीं लोगों को लग रहा है कि हम सैलेमन के साथ डील कर रहे हैं। सैलेमन बड़ा होशियारी के साथ दिखा रहा है कि आप मेरे साथ डीलिंग नहीं कर रहे हो, आप मेरे कंपनी के साथ डीलिंग कर रहे हो। आगे पढ़ते हैं। सैलेमन ऑल्सो परचेज्ड सम डिबेंचर्स ऑफ द कंपनी। डिबेंचर्स क्या होता है? अगर कंपनी लोन लेती है, अब समझ लो सैलेमन के पास 50 लाख रुपया थे। अगर सैलेमन अपना बिजनेस कर रहा है, सोल प्रोप्राइटरशिप में कर रहा है, तो वही पैसा कैपिटल कहलाएगा। सैलेमन ने बड़े होशियारी से क्या किया, अपना ही पैसा कंपनी को दिया, अपनी ही कंपनी को दिया, सैलेमन एंड कंपनी को, और वहाँ से ले लिया डिबेंचर्स, और उस डिबेंचर में लिखवा लिया कि देखो भैया ये कंपनी का जो एसेट है, तुम जब तक मेरे को मेरे पैसे नहीं चुकाओगे, तुम ये एसेट बेच के किसी और को नहीं, पहले पहला हकदार मैं हूँ। तो ठीक है जी, कंपनी को पैसा चाहिए था, कंपनी ने पैसे ले लिए और सैलेमन को ये हक दे दिया। विच गेव हिम अ चार्ज ओवर इट्स एसेट्स। चार्ज ओवर इट्स एसेट मतलब हक, द राइट, कि वेन एवर द कंपनी फेल्स टू पे द अमाउंट, द कंपनी विल सेल इट्स एसेट्स एंड कंपनी विल पे माई मनी एट द टाइम ऑफ वाइंडिंग अप। वाइंडिंग अप क्या होता है ये मैं आपको समझा चुका हूँ। अब कंपनी बंद हो रही है। At the time of winding up, the company's assets were not sufficient enough to pay its debts. ये बात भी आपको समझ में आ चुका है कि assets were not sufficient enough to pay its debts. ये आपको स्टार्टिंग एग्जाम्पल में मैंने बताया था। कभी कभी ऐसा होता है कि 1 करोड़ का कर्जा है, बट एसेट्स के बेचने के बाद भी सिर्फ 50 लाख मिल रहा है। The creditors of the company other than Solomon argued that their debts should be cleared before paying Solomon for his debentures. सैलेमन बोला ठीक है भैया, ये कंपनी वाइंड अप हो रही है, मेरे को क्या फ़र्क पड़ता है, मैं तो सैलेमन हूँ, ये कंपनी जा रही है, कंपनी तो अलग है। तो मैंने कंपनी को पैसे दे रखे थे, मैं जैसे ही कंपनी के एसेट्स बिकेंगे तो सबसे पहले मैं पैसा लूँगा। अब लोग आंख दिखा रहे हैं, अरे भैया तुम क्यों लेगा, कंपनी तो तेरी है। अब मेरी तेरी कुछ नहीं होती भैया, कंपनी कंपनी होती है। मैंने कंपनी, जैसे तुमने कंपनी को पैसे दे रखे थे मैंने भी दे रखे थे, तो तुम भी जैसे लाइन पे खड़े हो लेने के लिए, मैं भी लाइन पे खड़ा हूँ, बट क्योंकि मैं डिवेंचर होल्डर हूँ तो मेरा अधिकार पहले है। तो पहले जब एसेट बिकेगा तो पहले मेरे को पैसा मिलेगा, उसके बाद बचेगा तो तुमको मिलेगा। तो बाकी लोग बोल रहे नहीं नहीं ये गलत है, ये गलत है, गलत है, सैलेमन तुम और तुम्हारी कंपनी तो एक ही है, फर्क क्या है, आओ कोर्ट में चलते हैं, तुम हम लोगों के साथ चीटिंग कर रहे हो सैलेमन। बिकॉज सैलेमन एंड द कंपनी वर वन एंड द सेम पर्सन। तो लोगों का ये कहना था तुम में और इस कंपनी में फर्क क्या है। तो देखो दोस्तों, यही आपको समझना है कि कंपनी फॉर्मेशन से कैसे वो बंदा बच निकला। ठीक है। द कोर्ट डिसाइडेड दैट आफ्टर इनकॉर्पोरेशन, जैसे ये कंपनी इनकॉर्पोरेट हो जाती है अंडर द लॉ, इनकॉर्पोरेशन मतलब जन्म लेती है, जन्मदाता कौन है, जन्मदाता है लॉ। सैलेमन एंड कंपनी हैड एन आइडेंटिटी सेपरेट फ्रॉम सैलेमन, इवन दो he owned virtually all the shares in the company। पूरा का पूरा मालिक था वो, शेयर होल्डर, 99.9% शेयर्स सैलेमन के पास है, तो भी वो मेंबर कहलाएगा। मगर कंपनी का आइडेंटिटी अलग है, कंपनी अलग, सैलेमन अलग। चलिए 2 पॉइंट और करेंगे आज के लिए। परपेचुअल सक्सेशन। अ कंपनी इज अ क्रिएशन ऑफ द लॉ
and only the law can bring an end to its existence. Its life does not depend on the life of its members. Perpetual succession. Succession मतलब पिताजी के मरने के बाद बच्चा सक्सीड कर लेता है गद्दी को. The death, insolvency or lunacy of members does not affect the life of a company. It continues to exist even if all its members die. Members may come and go, but the company goes on until it is wound up. तो कंपनी कैसे बंद हो सकता है? सिर्फ और सिर्फ वाइंडिंग अप प्रोसेस से ही कंपनी बंद हो सकता है, वरना ये कंपनी चलते रहेगी चलते रहेगी चलते रहेगी, और इसे हम कहते हैं परपेचुअल सक्सेशन. Limited liability. As a company has a separate legal entity, its members cannot be held liable for the debts of the company. तो कंपनी का वजूद अलग है. अगर कंपनी के नाम पे कुछ डेट है तो मेंबर को नहीं बोला जा सकता है. द लाइबिलिटी ऑफ एवरी मेंबर इज लिमिटेड टू द नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स बॉट बाय हिम और टू द अमाउंट ऑफ गारंटी गिवन बाय हिम. जैसे हमने बताया था कि ठीक है जी, मैं इस कंपनी का 10 रुपया करके शेयर 1 लाख शेयर में लेता हूँ, तो 1 लाख इंटू 10 मेरा मैक्सिमम लाइबिलिटी है 10 लाख रुपए का. बट कई बार ऐसा होता है कि कंपनी बोलती है कि देखो भैया 10 रुपया करके तुमको 1 लाख शेयर चाहिए, ठीक है, बट अभी पूरा 10 रुपया नहीं लेंगे तुमसे हम, अभी तुम एक काम करो, सिर्फ 2 रुपया दो. तो अगर किसी आदमी ने 1 लाख शेयर ले रखा है 10 रुपया करके, बट उसने अभी सिर्फ फर्स्ट इंस्टॉलमेंट 2 रुपया का दिया है, तो मैक्सिमम वो 8 रुपया और देगा, उससे ज़्यादा नहीं देगा. तो इसका लाइबिलिटी जो है लिमिटेड है. मेंबर का लाइबिलिटी लिमिटेड है, लिमिटेड टू द अमाउंट, नॉमिनल वैल्यू ऑफ द शेयर्स. For instance, if a member has 50 shares of 10 each, the same thing which I just explained, I'm just reading it, his liability is limited to rupees 500. Why 500? Because 50 into 10 is 500. Even if the assets of the company are insufficient to satisfy fully the claims of the creditors, no member can be called to pay anything more than what is due from him. This concept is called as limited liability concept. However, if the members of the company so desire, they may form a company with unlimited liability. Why will anybody so desire to form a company with unlimited liability? I do not understand this. हालांकि बोला जा रहा है if they so desire. भैया unlimited liability का टेंशन काहे लूँगा मैं क्यों लूँगा, मैं क्या पागल हूँ? Transferability of shares. The capital of a company is divided into parts. ये हम समझ चुके हैं, बट फिर भी बस एक क्विक रीडिंग लगा रहे हैं. Each part is called a share. These shares are generally transferable. A shareholder is free to withdraw his membership from the company by transferring his shares. जैसे पार्टनरशिप में तो इतना इजी नहीं है ना कि मैं बस निकल जाऊँ. कंपनी में बहुत इजी है. शेयर्स जो मेरे पास है मैं किसी और को बेच दूंगा, मैं निकल जाऊंगा. हाउएवर इन एक्चुअल प्रैक्टिस सम रिस्ट्रिक्शंस आर प्लेस्ड ऑन द ट्रांसफर ऑफ शेयर्स. ठीक है जी, ये बात कई बार हम पढ़ चुके हैं, तो मेरे ख्याल से अभी आपको याद हो गया होगा. कॉमन सील. बीइंग एन आर्टिफिशियल एंटिटी, अ कंपनी कैन नॉट एक्ट एंड साइन इटसेल्फ. ऑफ कोर्स भूत तो है नहीं कि अपना भूतिया तरीके से साइन कर देगा. Therefore, it acts through human beings. Okay, all the acts of the companies are authorized by common seal. The company seal is affixed on all the important documents as a token of company's approval. The common seal is the official signature of the company. Any document which does not bear the common seal of the company is not binding on the company. बोलते हैं ना भैया, पेपर में सिग्नेचर होना चाहिए तो ही मान्यता प्राप्त होगी. तो अगर कंपनी की कोई डॉक्यूमेंट में कॉमन सील नहीं है तो इट इज़ नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी. नॉट बाइंडिंग ऑन द कंपनी बहुत इंपॉर्टेंट है. जैसे किसी ने कुछ वादा किया और वो वादा से मुकर जा रहा है, तो आप किसके पास जाओगे?
आप किसी हायर अथॉरिटी के पास जाओगे, बोलेगे देखो देखो इसने वादा किया था, ये वादा नहीं निभा रहा, प्लीज़ बोलो ना वादा निभाने के लिए। तो बाइंड करना, बाउंड करना, मजबूर करना कि भैया आपने जो वादा किया था निभाइए। तो अगर कंपनी का सील नहीं है तो आप कंपनी को जाके ये बोल नहीं सकते हो, क्योंकि कंपनी बोली कि नहीं ये तो डॉक्यूमेंट किसी और ने बनाया, मेरे पास तो आया नहीं, मैंने तो साइन किया नहीं। जब मैंने साइन किया नहीं तो मैंने यस बोला नहीं। अगर मैंने यस बोला नहीं तो काहे का बाइंडिंग, काहे का बाउंडिंग, काहे का लाइबिलिटी, कुछ नहीं। सेपरेशन ऑफ ओनरशिप एंड कंट्रोल। Members have no right to participate directly in day-to-day management of the company। अच्छा जी, मतलब अगर मैं एक शेयर खरीद लिया आज के दिन में, अगर मैं रिलायंस का या कोई बड़े कंपनी का एक शेयर खरीद लिया और मैं बोला देखो भैया मैं भी मालिक, मैं भी मेंबर, अब तो कल से धीरू भाई अंबानी की जगह, और सॉरी अभी तो धीरू भाई तो है नहीं, मुकेश अंबानी की जगह या अनिल अंबानी की जगह मैं जाके कुर्सी पे बैठूंगा, मैं मैनेज करूंगा कंपनी को। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। They elect their representatives called directors who manage the company's affairs on behalf of the members. Thus, the ownership of a company is distributed among the shareholders, while management is vested in the board of directors. So, ownership तो चलो डिस्ट्रीब्यूट हो गया शेयर होल्डर्स पर, बट मैनेज कौन कर रहा है? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। द मैनेजमेंट ऑफ अ कंपनी इज डेलीगेटेड एंड सेंट्रलाइज्ड। तो चलो ठीक है, हम लोग सब कोई शेयर होल्डर्स है, हम लोग ओनर है, बट कोई ज़रूरी नहीं है कि भैया हम ही जाके मैनेज करेंगे। वॉलंटरी एसोसिएशन। अ जॉइंट स्टॉक कंपनी is a voluntary association of certain persons formed to carry out particular purpose in common. Members of a company can join it and leave it at their own free will. कोई ज़बरदस्ती नहीं है जी। Artificial legal person. A company is an artificial person created by law। मैं समझा चुका हूँ। It creates only in contemplation of law। ये भी समझा चुका। Contemplation of law, कानून के नज़र में। It is competent to enter into contracts and to own property in its own name। ये भी आपको बता चुका हूँ। But it has no physical body of a natural human being। ये भी आप समझ चुके हो। Corporate finance. The share capital of a company is generally divided into large number of shares of small value। ठीक है। These shares are purchased by a large number of people from different walks of life। Statutory regulation and control। Different walks of life मतलब ठेला वाले भी खरीद सकता है, रिक्शा वाला भी खरीद सकता है, मिठाई वाला भी खरीद सकता है, जिसका मन में आए वो खरीद सकता है, कोई दिक्कत नहीं है। Statutory regulation and control। Government exercises control through company law over the management of joint stock companies। अब ये बताइए कि गवर्नमेंट क्यों कंट्रोल करना चाह रही है? वाई क्यों? दरकार क्या है दोस्त? दरकार इसलिए है क्योंकि जॉइंट स्टॉक कंपनी में जो शेयर्स खरीदा गया है, एक ठेला वाला, मजदूर, गरीब लोगों ने भी पैसे लगा रखे हैं। तो गरीब लोगों का पिताजी कौन? इस देश में सरकार जो है, गवर्नमेंट जो है, दे एक्ट एज द फादर। तो दे हैव टू मेक लॉज कि भाई कोई अमीर आदमी गरीबों का पैसा चुरा ना ले। एक अमीर आदमी ने कंपनी फ्लोट की, शेयर्स इशू किए, गरीब लोगों ने शेयर्स लिया, उनको ये लगा कि आज इस शेयर का दाम 10 रुपया, कल 20 रुपया हो जाएगा, तो मैं अपनी बेटी का शादी कर लूँगा। अगर 1 लाख का शेयर खरीदा 10 रुपया करके, नहीं 1 लाख शेयर अगर 10 रुपया करके खरीदा, मैं 10 लाख रुपया अपने मेहनत का इस कंपनी को दिया, और मेरे को ये उम्मीद है कि 5 साल में ये कंपनी का शेयर का दाम 10 रुपये से 30 रुपया हो जाएगा। तो मेरे पास अगर मैं 5 साल बाद बेचने जाऊं तो 10 लाख का इन्वेस्टमेंट 30 लाख हो जाएगा, मैं अपनी बेटी का शादी धूमधाम से कर पाऊंगा। बट अगर कंपनी फ्रॉड निकली
तो भैया मेरा पैसा डूब जाएगा। और इसीलिए गवर्नमेंट कंट्रोल करती है मैनेजमेंट पर। मैनेजमेंट मतलब जो डायरेक्टर्स है जो काम कर रहे हैं वो क्या सही काम कर रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, बोर्ड रिपोर्ट सारे रिपोर्ट्स को भेजो, कंपनी चेक करेगी, कंपनी के रिपोर्ट्स को चेक किया जाएगा, सॉरी गवर्नमेंट चेक करेगी। तो ये ज़रूरी है मैनेजमेंट को चेक करते रहना। अ कंपनी इज रिक्वायर्ड टू कंप्लाई विद सेवरल लीगल फॉर्मेलिटीज एंड टू फाइल सेवरल डॉक्यूमेंट्स विद द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज। मनमानी नहीं कर सकते हो भैया, मनमानी नहीं कर सकते हो। आपका खुद का पैसा हो तो आप करिए ना, मैं आपको देखने भी नहीं आऊँगा। बट गाँव से पैसा ले रखे हो, मजदूर से पैसा ले रखे हो, गरीब से पैसा ले रखे हो, सबसे पैसा लेकर आप मनमानी नहीं कर सकते हो। तो दोस्तों आज हम यहीं रोकते हैं। ये लेक्चर तो हम यूट्यूब में अपलोड कर रहे हैं, बट बाकी यहाँ के अब कोई लेक्चर्स हम यूट्यूब में अपलोड नहीं करने वाले हैं। अगर आपको लगा कि यस यू नीड टू गेट एक्सेस टू 100% लेक्चर्स, अगर 100% लेक्चर्स अगर आपको चाहिए, क्लास 9 ICSE ये लेक्चर्स आपका एग्ज़ाम होगा 2021 में, ठीक है। 100% लेक्चर्स के लिए आपको मैं एक नंबर दे रहा हूँ, इस नंबर पे संपर्क करिए 9830175050 या 9830195050। व्हाट्सएप कुछ करना है तो 19 पे करिएगा, 17 पे व्हाट्सएप नहीं रिसीव कर पाएंगे। सो दिस इज़ ऑल फॉर द डे। और आगे के लेक्चर्स हमारे रजिस्टर्ड स्टूडेंट आपको हमारे ऐप के थ्रू मिलता रहेगा, उसके लिए आपको लॉगिन आईडी मिला है। सो आप एकदम भी चिंता मत करिए, आपको पूरे 23 या 24 चैप्टर्स है, तो सारे के सारे लेक्चर्स आपको प्रोवाइड किए जाएंगे। सो थैंक यू सो मच, आई लव यू ऑल, बाय बाय।